हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 में हिस्ट्री का तो करा ही रही थी। अनिवार्य प्रश्न पत्र जो आपका सामान्य ज्ञान का है उसमें भी मैं क्वेश्चन आपको कुछ कराऊंगी। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो हिस्ट्री की नहीं देखी है तो जरूर देखें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और इसी के साथ साथ जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का वीडियो है, और करीब 40 वीडियो के आसपास मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो भी आप लोगों के लिए जो फर्स्ट पेपर का आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है वो भी आप लोगों के लिए उतनी ही हेल्पफुल होगी। क्योंकि यूजीसी नेट के और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन होते हैं वो करीब मिलते जुलते ही क्वेश्चन होते हैं, और वही क्वेश्चन उसमें भी आ जाते हैं, वही असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ जाते हैं। तो आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की वीडियो भी जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है, कि वीडियो आपको कैसी लगी। और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है। नीचे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की विशिष्ट उत्तरदायित्व को दर्शाते हुए सरकारी गैर सरकारी स्तर पर अनेक भूमिकाएं और कार्य दिए गए हैं। उन कथनों की पहचान करें। ठीक है, उन कथनों की पहचान करें जो इस मंत्रालय के उत्तरदायित्व को दर्शाते हैं। ठीक है, नीचे दिए कूट से अपना उत्तर हमें चुनना है। तो पहला पॉइंट क्या है कि पेयजल और स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों का समग्र नीति निर्धारण और नियोजन। और सेकंड पॉइंट है कि जो फर्स्ट में वर्णित है जो भी कार्यक्रम है पेयजल स्वच्छता संबंधी, उन कार्यक्रमों का वित्त पोषण। और थर्ड है चलाए गए जो कार्यक्रम हैं उनका समन्वय। और फोर्थ है उपभोक्ता जो है उनको उचित कीमत पर खाद्यान्न की आपूर्ति की जानी चाहिए। और फिफ्थ है क्षुधा शून्यता के लक्ष्य को प्राप्त करना। और सिक्स है भारत के ग्रामीण जो अंचलों में स्वच्छ भारत अभियान को लागू करना, जो ग्रामीण भारत के हैं। और सेवंथ है आवश्यक वस्तुओं को उपलब्धता और कीमतों की निगरानी। और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 और 6। ठीक है, इसमें कौन कौन से हो जाएंगे ऑप्शन सही? 1, 2, 3 और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? 6। यानी पेयजल और स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों का समग्र नीति निर्धारण और नियोजन होना चाहिए। और फिर जो ये कार्यक्रम वर्णित है उनमें कार्यक्रमों का वित्त पोषण। उसके बाद है चलाए गए जो कार्यक्रम है उनका समन्वय होना चाहिए। और ग्रामीण जो अचल हैं उनको स्वच्छ भारत अभियान को लागू किया जाना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 और 6। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव की क्रिया को विधि को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से दर्शाता है? इंग्लिश में भी लिखा है और आप इंग्लिश में भी इसे देख सकते हैं। ए है आकाश से आने वाले कास्मिक विकिरण को वायुमंडल की गैस से क्या करती हैं? उसे अवशोषित करती हैं। दूसरा है सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को समताप मंडल में ओजोन अवशोषित करता है। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको समताप मंडल में ओजोन जो है वो अवशोषित करता है। सी है पृथ्वी की सतह से अवरक्त विकिरण को वायुमंडल में गैसें अवशोषित करती हैं। और डी है सूर्य से आने वाली जो गामा विकिरण है उनको वायुमंडल में जो धूल कण है उनको पृथ्वी की सतह पर अवशोषित करता है। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से अवरक्त विकिरण को वायुमंडल में गैसें क्या करती हैं? उसे अवशोषित करती हैं। ठीक है, ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। देखिए सूर्य से ऊर्जा के रूप में प्राप्त जो अवरक्त किरणें हैं जब क्या है वो पृथ्वी पे आती हैं। ठीक है, पृथ्वी पे आती हैं तो पृथ्वी की सतह से विक्षेपित किरणें अंतरिक्ष में न जाकर ये क्या करती है पूर्व वायुमंडल में, जो वायुमंडल है, ठीक है, उसमें
गैसों द्वारा क्या किया जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, और जिसके पृथ्वी के वायुमंडल में इन विकिरणों की अधिकता से ग्रीन हाउस जो गैस है उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और ये मानव पर्यावरण के लिए क्या करती हैं, ये नुकसानदायक होती है। ठीक है, ये क्षति पहुंचाती हैं जो मानव पर्यावरण है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है, तटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतरी क्षेत्रों में तापक्रम की वार्षिक सीमा अधिक होती है, इसके क्या कारण है। पहला पॉइंट है भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। ठीक है, थर्मल डिफरेंस बिटवीन एंड द वाटर। उसके बाद है दूसरा, महाद्वीप और जो महासागर हैं उनकी तुंगता में विभेद, यानी ओशियंस जो है और महाद्वीप जो है। और तीसरा है भीतरी क्षेत्र में तेज हवा की उपस्थिति। ठीक है, प्रेशर जो है। और उसके बाद है फोर्थ, तटवर्ती क्षेत्र की जो तुलना है में भीतरी जो क्षेत्र होते हैं उनमें भारी वर्षा, यानी जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं, उनकी तुलना में भीतरी क्षेत्र में भारी वर्षा। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन एक है, जो क्या है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन एक, भूमि और जल के बीच क्या, तापीय अंतर। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि तटवर्ती जो क्षेत्र है उनकी तुलना में महाद्वीपों के भीतरी क्षेत्र में तापीय वार्षिक जो सीमा होती है वो अधिक होती है। तो इसके कारण क्या है कि जो भूमि है और जल है उनके बीच में जो ताप का अंतर होता है, ठीक है, जो डिफरेंस होता है, तो उसकी वजह से इसके ये वार्षिक सीमा उनकी अधिक होती है। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृष्ठीय ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा है। ठीक है, परिवहन क्षेत्र, प्रतिस्तन और वातानुकूलन, और उसके बाद है वेटलैंड्स, उर्वरक। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, परिवहन क्षेत्र। ठीक है, जैसे कि पृष्ठीय ओजोन के प्रदूषक के रूप में संभावित विश्लेषण यानी इन्वायरमेंटल जो है ये है, इनका उत्सर्जित स्रोत परिवहन क्षेत्र है। ठीक है, क्या है, परिवहन क्षेत्र। परिवहन क्षेत्र में जो ट्रक है, बस है, ठीक है, ऑटो मोबाइल गाड़ियां वाड़ियां जो भी है, ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और हाइड्रोकार्बन शामिल होते हैं इनमें। ठीक है, क्या क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, और यह सूर्य के प्रकाश के साथ क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं। ठीक है, और जमीनी स्तर पर क्या करते हैं, ओजोन का ये निर्माण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, आम व्यक्तियों की त्रासदी, पहले भी आ चुके हैं ये क्वेश्चन नेटवर्क में। तो आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत निम्न में से किस संदर्भ में है। यह है जहरीली गैस फैलने के कारण हुए नुकसान से संबंधित दुखद घटना, आम व्यक्तियों की त्रासदी, या गरीब लोगों की दुखद स्थिति को कहा जाता है आम व्यक्तियों की त्रासदी, या नवीनीकरण, निःशुल्क उपलब्ध जो संसाधन है उनका क्षय, या जलवायु परिवर्तन। फिफ्थ क्वेश्चन है, जैसा कि हम मानव ये पर्यावरण के संबंध है, इन्वायरमेंट का जो यूनिट है उसे हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि आम व्यक्तियों की त्रासदी, और राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा, जिसमें कि नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का जो क्षय होता है। देखिए, आम व्यक्तियों की त्रासदी अवधारणा जो है नवीकरण निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों के क्षय से, जो निःशुल्क उपलब्ध संसाधन है जिन पे कोई शुल्क नहीं है, ठीक है, वो संसाधन जो है और संबंधित है उससे, और यह गैरेट हार्डिन के आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित है। किसके, गैरेट हार्डिन। ठीक है,
तो इनके सिद्धांतों पर आधारित और एक आर्थिक समस्या कही जा सकती है, और आर्थिक समस्या है, और जिसमें हर व्यक्ति उपलब्ध जो भी संसाधन होते हैं सबसे बड़ा लाभ लेने का क्या करता है, प्रयास करता है। जो भी उपलब्ध जैसे वन है, नदियां हैं, झील हैं, और इस कारण संसाधनों की मांग और आपूर्ति में समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जैसे रेत बालू निकालते हैं लोग, बहुत सारी चीजें हैं। मानव द्वारा नवीकरणीय निःशुल्क संसाधनों दोहन अगर उनकी पुनर्स्थापना की दर से अधिक तेजी से हो रहा है, यानी पेड़ काटे तो जा रहे हैं मकान बनाने के लिए, फ्लैट बनाने के लिए, विकास के नाम पे, और सड़कों का निर्माण हो रहा, हाईवे बन रहा है, लेकिन उतने क्या हुआ, उतने लगाए नहीं जा रहे हैं। इससे क्या है, वो उपलब्ध जो भी संसाधन है उनका क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, उनका क्षय हो रहा है। ठीक है, तो उतनी तेजी से इन सब चीजों का संसाधन बचते नहीं, और उनका क्या होता है, धीरे धीरे उनका क्षय होने लगता है। तो राइट ऑप्शन है नवीकरण निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय। 6 क्वेश्चन है, ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है, मीथेन, हाइड्रोजन, एलपीजी, सीएनजी। ईंधन बैटरी चालित यानी जो बैटरी चालित है। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा हाइड्रोजन के दहन से, ठीक है, इसके जलने से क्या होती है, ये प्राप्त होती है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के सोलर हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के प्रोफेसर थे ये नोआ टोनी। ठीक है, नोआ टोनी थे, और उनके सहयोगियों ने सूर्य की किरणों के द्वारा पानी से हाइड्रोजन को अलग करने का जो तरीका विकसित किया है, उसमें उत्प्रेरक के रूप में टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड की मौजूदगी में सूर्य की किरणें पानी से हाइड्रोजन को क्या करती हैं, उसको अलग कर देती हैं। ठीक है, और इस हाइड्रोजन को ये फ्यूल, ठीक है, एक फ्यूल सेल में भेजा जाता है, और जहां पे रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न होती है, और उसी के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। हाइड्रोजन ये जो है दहन से इस तरीके से ये प्राप्त होती है। और 7वां क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है। ठीक है, ये है ओजोन की सतह को छीड़ करने में योगदान करने वाले रसायनों का अवशोषित करने की उनकी जो क्षमता है। बी है धरती के ऑक्सीजन और कार्बन में संतुलन कायम करने में उनकी जो भूमिका होती है। या सी है धरती और वायु के तापमान, नमी, अंगभूत तत्व और परावर्तकता को समंजित करने की जो उनकी क्षमता है। या डी है धरती के जैव वैविध्य में उनका योगदान। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओजोन की सतह को छीड़ करने में योगदान करने वाले रसायनों को अवशोषित करने की जो उनकी क्षमता होती है। देखिए उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने पर, काफी उष्णकटिबंधीय वन थे जो काफी समाप्त होने के हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उनके समाप्त होने के संबंध में ओजोन जो है, ठीक है, O3, तो ओजोन की सतह को छीड़ करने में योगदान करने वाले रसायन को अवशोषित करने की उनकी जो क्षमता होता है, उसका जो है मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय क्या है, ये नहीं है। ठीक है, परंतु सीएफसी गैसों का योगदान, जो कौन सी गैस है, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फुल नाम है इसका। तो जो सीएफसी गैसें हैं उनका योगदान O3 के छिद्र के लिए जिम्मेदार होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होती है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है, सीएफसी होती है, जो आपके एसी में, आपके ओवन में, और आपके जो घर में फ्रिज है, इन सब से ये गैसें निकलती हैं। ठीक है, और एसी की बहुत ज्यादा अब यूज किया जाता है, तो उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें निकलती हैं। वो किस, ये जो है ओजोन परत है जो उसकी लेयर में ये छेद कर रही है या उसको छीड़ कर रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन संसार में उच्च तापमान एवं अधिक वर्षों के क्षेत्रों जो
अधिक वर्षा के क्षेत्र होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, एक तो विषुवतीय वर्षा वन होते हैं, ठीक है, विषुवतीय वर्षा वन, ठीक है, और दूसरा होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, मानसूनी जो वन होते हैं, ठीक है, मानसूनी वन। ये दो क्षेत्रों में इनको बांटा जाता है, दो भागों में, विषुवतीय वर्षा वन और मानसूनी वन। तो इसमें इतनी चीजें हमने समझ ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी वायुमंडल में लघुतम समय तक ठहर पाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कम समय तक कौन सी गैस है जो वायुमंडल जो होता है उनमें रुक पाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मीथेन जो होती है वो बहुत कम समय तक के लिए ये इसमें वायुमंडल में ठहर पाती है, ठीक है, मीथेन, यह है CH4। और देखिए, क्योंकि वायुमंडल में सबसे कम समय तक ठहरती, क्योंकि इसका जो मोलर होता है अन्य गैसों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। और जैसे धान के खेत हैं, गोबर जहाँ पे गौशालाएं होती है, इन सबसे मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। और जबकि जो CFC होती है क्लोरीन का कार्बनिक यौगिक होती है और सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है CFC। 9th क्वेश्चन है, दलदल एक नम प्रदेश, नम भूभाग है जो पानी प्राप्त करता है। किससे पानी प्राप्त करता है? समीपस्थ जो जल निकाय हैं उनसे करता है। दलदल, ठीक है, जो नम प्रदेश होता है, भूभाग होता है, या द्रवित होना, या केवल वर्षा से प्राप्त करता है, या केवल समुद्र से प्राप्त करता है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, समीपस्थ जो उसके समीप में जल निकाय होते हैं वो उनसे ये प्राप्त करता है। दलदल, दलदल क्या होता है, किसे कहते हैं? दलदल, यह क्या होता है? यह भूभाग जो होता है, पृथ्वी का भाग, उसका वह इलाका होता है जो या तो मौसमी पानी के कारण, जो मौसमी बरसात होती है, ठीक है, उसके कारण, या फिर अस्थायी तौर पर कभी कभी, ठीक है, अस्थायी तौर पर पानी में डूबा होता है अक्सर। और भारत में अस्थायी दलदल के जो प्रमुख उदाहरण है वह उत्तर प्रदेश के जो तराई जो एरिया है जहाँ पे पानी ज्यादा दिन तक इकट्ठा रह जाता है, पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन है ये भी दलदल भूमि में आता है, और असम में काजीरंगा है, ठीक है, काजीरंगा असम, और ये सुंदरबन है जो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और इस तरीके से, और काजीरंगा है दलदल का पानी। और जब ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ जाती है तो दलदल का पानी स्वच्छ है, मीठा भी हो सकता है, और जैसे तराई का और वहां का पानी खारा हो सकता है, जो तराई एरिया वहां का पानी खारा भी हो सकता है। और जैसे सुंदरबन का, क्योंकि सुंदरबन समुद्र के किनारे स्थित है, जो सुंदरबन है वो समुद्र के किनारे स्थित है, तो इसलिए यहाँ का पानी खारा होता है, ठीक है। और जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का बता रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी में जब बाढ़ आती है उसमें तो उसका फिर वो दलदल जो वहां पे जो आसपास के एरिया है वहां पे पानी मीठा हो जाता है। तो दलदल की पानी में बहुतायत की वजह से कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियां उगाती हैं पानी की वजह से, जो कि बहुत ही पर्यावरण के लिए अच्छी होती हैं ये वनस्पतियां। तो ये उगाती हैं और विशेष प्रकार की, जिससे अपने आप को उस मौसम में ढाल लिया हो। और वहां मीठे पानी वाले दलदल में सरकंडा नामक घास प्रचुर मात्रा में, एक सरकंडा घास होती है वो भी इसमें उगती है, और यह घास बहुत ऊंची होती है और जो मृग की प्रजाति को, परभक्षी जो होते हैं उनको छिपने में मदद भी करती है, इसीलिए काफी मात्रा में वहां जैव विविधता पाई जाती है। और वहीं दूसरी ओर खाने पानी के दलदल में ज्यादातर मैग्रेव वन देखने को मिलते हैं, जो खारी पानी होता है उसमें कौन से मैग्रेव जो वन है वहां पे वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। हर एग्जाम के उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। 10th क्वेश्चन है,
सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है? परिवहन क्षेत्र, सीमेंट संयंत्र, या वस्त्र उद्योग जो होता है, या रासायनिक जो उद्योग होते हैं। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सतही ओजोन, ऑप्शन ए हो जाएगा, परिवहन क्षेत्र। ठीक है, सतही ओजोन, जैसे कि ओजोन परत है पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है, ये जानते हैं, जिसमें ओजोन गैस की सघनता होती है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है, और इस परत सूर्य के आवृत्ति के पराबैंगनी जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो इसको क्या करती है, ये अवशोषित कर लेती है, और जो पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या है, बहुत हानिकारक होती है, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल का जो 91% से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद होता है, और यह मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर के निचले जो भाग होते हैं उनमें पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग करीब 10, ठीक है, 10 किलोमीटर की से लेके 50, ठीक है, 50 किलोमीटर की दूरी तक ये स्थित होते हैं। और जिस इसकी मोटाई जो है मौसम और भौगोलिक दृष्टि से थोड़ा थोड़ा बदलती रहती है। तो ये जो सतही ओजोन है तो परिवहन जो क्षेत्र है, गाड़ियां आदि, इन सब से ये क्या होती है, ये उत्पन्न अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, और हमारे 10th क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।